नमस्कार। कृषि बाई महिंद्रा आपका फिर से स्वागत करता है। कृषि बाई महिंद्रा के वेबिनार सीरीज में हम समय-समय पे अलग-अलग विषयों पे चर्चा करते हैं। उन चर्चाओं से हमारे किसान भाई बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, जिनको अच्छी जानकारी मिलती है। जानकारी के साथ-साथ उनको नई तकनीक, नई पद्धति की जानकारी मिलती है और उस हिसाब से वो अपने खेतों का जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, वो अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो आज तक हमने इस सीरीज में सबसे पहले गन्ना, उसके बाद धान, उसके बाद हमने आलू, पोटैटो के ऊपर विभिन्न चर्चाएँ की हैं और हम आप सबका हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे सभी वेबिनार को बहुत अच्छे से सराहा, बहुत अच्छे आपने व्यूज़ दिए और मुझे ये आप सबसे शेयर करते ये खुशी हो रही है कि हमारे जो 5 वेबिनार जो इस श्रृंखला में 5 वेबिनार हो चुके हैं, उनको आपने 10 से 11,000 बार देखा है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे के लिए और अच्छी और ज़्यादा हो जाती है। तो इसी श्रृंखला में आज हम लेके आए हैं धान की खेती के ऊपर चर्चा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि धान, पैडी भारतवर्ष की एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप है, जो कि जून-जुलाई से शुरू होती है, खरीफ सीजन की जो बात करें, तो जून-जुलाई में इसकी सोइंग स्टार्ट होती है और ये सोइंग चलती है अगस्त तक। जैसे कि नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट, अलग-अलग समय पे धान की खेती का संचालन होता है, उसकी सोइंग होती है। इसी से विषय में अगर हम बात करें तो आज अगर हम देखें तो धान की जो फसल है वो खेतों में बिटवीन 40 दिन से लेके 70-80 दिन की क्रॉप हो चुकी है। इस समय जो क्रॉप है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ में रहती है, तो उस समय बहुत से कीट उसके ऊपर आके हमला करते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं। तो आज का जो हमारा चर्चा जो है, वो विषय जो चर्चा का जो विषय है, वो धान की खेती के ऊपर इस समय के जो कीट हैं और उनका कैसे एकीकृत प्रबंधन किया जाए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सबका। मैं आपका डॉक्टर शविंदर कुमार और मेरे साथ मेरी सहयोगी सुश्री निधि कुमारी जी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ निधि कुमारी जी को कि वो हमारे साथ इस डिस्कशन में आए और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। स्वागत है निधि कुमारी जी आपका। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। तो जैसे निधि कुमारी जी हम बात कर रहे थे, तो मैं पहले बात कर रहा था कि जैसे आपके आने से पहले मैं बता रहा था कि हम विभिन्न विषयों पे चर्चा करते रहे हैं वेबिनार के थ्रू और हमारा ये संकल्प है कि हर कुछ दिनों के अंतराल में हम कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट जो विषय हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करते रहें। और आज की जो चर्चा है धान के प्रमुख कीटों का एकीकृत प्रबंधन, जो कि इस समय प्रमुख कीट हैं, जो कि फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनको कैसे हम एकीकृत मतलब सिर्फ केमिकल ही नहीं, उनको कैसे केमिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल और मैकेनिकल मेथड से हम कैसे उनको मैनेज कर सकें, जिसको हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके ऊपर पर हम चर्चा करेंगे और मैं ये समझता हूँ कि आप इस विषय में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और इस विषय पे आप काफ़ी अच्छी जानकारी देंगे हमारे किसान भाइयों को और वो अच्छे से अपना खेतों का प्रबंधन कर सकें। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं निधि जी। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जिसकी धान की जो फसल है, ये जून-जुलाई में शुरू होती है। तो धान की जो रुपाई है जून-जुलाई के समय से शुरू हो जाती है और वर्तमान समय में देखें तो विभिन्न प्रांतों में जो विभिन्न-विभिन्न जो एरिया हैं अपने डिफरेंट एरिया हैं इंडिया के विभिन्न-विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसमें अलग-अलग समय की क्रॉप है, अलग-अलग समय का पैडी का इस समय फसल है। तो पहले तो हमें आप हमको ये जानकारी दीजिए कि इस समय जो कौन से कीट हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिव होते हैं या संवेदनशील होते हैं कि जो आके फसल को खराब कर सकते हैं और उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं?
जी, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कीटों की हम बात करें या हम किसी भी बीमारी की बात करते हैं फसल में, तो शुरुआत जब हम पूर्व नियोजन कर रहे होते हैं, तभी से हम शुरुआत कर देते हैं क्योंकि जैसे ही आप बुआई करेंगे या रोपाई करेंगे, तो कीटों का या बीमारियों का आना तभी से शुरू हो जाता है। तो कोई भी कीट है या कोई भी बीमारी है, तो उसको आने के लिए जो है कुछ अनुकूल वातावरण की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में जैसे अभी के अगर हम कंडीशन को देखते हैं, जैसे हम वर्तमान समय में यदि बात करें, तो और क्योंकि हमारी चर्चा जो केंद्रित है वो कीटों के ऊपर है, तो 2 प्रमुख कीट जो अभी जैसे आपने पहले भी बताया कि फसल अलग-अलग अवस्था में है, कहीं पे 30 दिन की भी है, कहीं 45 दिन की भी है। तो फसल में इस समय पे आपके 2 प्रमुख कीट जो आ सकते हैं, वो एक तो आपका तना छेदक है, जिसे हम स्टेम बोरर भी बोलते हैं और दूसरा जो है, वो है आपका पत्ता लपेट। या फिर लीफ फ़ोल्डर। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि इस समय जो वातावरण है, जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट्स है, ऐसी बनी हुई हैं कि दोनों ही कीट जो हैं, कई जगह पे आ भी चुके हैं, ऐसा भी हो चुका है और हो सकता है कि जहाँ पर अभी छोटी फसल है, तो वहाँ पे इनके आने की संभावना बनी हुई है। जी, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि ये जो कीट हैं, ये वातावरण और जो फसल का शुरुआत में जो हम प्रबंधन करते हैं, ये 2 चीज़ जो 2 फैक्टर हैं, जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कि कीट कितने आएँगे और कितना कहाँ तक वो नुकसान कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। और जी, तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आपने जैसे हमको बताया कि तना छेदक या इसको बोरर भी बोलते हैं हम और दूसरा आपने लीफ फ़ोल्डर बताया कि जो पत्ती को लपेट के उसका सरफेस एरिया कम कर देता है। और ज़्यादातर हम ये देखते हैं खेतों में अपने फ़ील्ड में कि पत्तियाँ जो हैं अ, अपने सिरे से नीचे की तरफ झुकाव हो जाता है और उनका जो रोशनी लेने का जो एरिया है, जो मतलब पत्तियों को रोशनी सूरज की रोशनी में खुलना चाहिए, वो नीचे की तरफ होने की वजह से वो रोशनी का पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। बट ये तो समझ आता है कि जब हम नुकसान हो जाता है, उसको हम तब देखते हैं कि ये अब नुकसान हो गया है, तो उसके बाद हमको पता लगता है। बट अगर हम बात करें कि इनको पहले से हमको थोड़ा-सा इनको पता लग जाए, इनके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि जैसे हम पूरा अभी विषय जो चर्चा का है वो प्रबंधन के ऊपर है, तो प्रबंधन से पहले ये ज़रूरी है कि जैसे हम डायग्नोसिस बोलते हैं, मतलब जो बीमारी या कीट है उसकी सही पहचान होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो लक्षण हैं उसी से हम इनकी पहचान कर सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि हमें सामने खेत में कुछ दिख जाए, जैसे कि लार्वा है, जैसे अभी दोनों मैंने कीट बताए हैं। तो हम जब बात करते हैं कुछ होते हैं सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो वो कॉमन सिम्पटम्स हैं जो कि बताते हैं कि आपकी फसल में कोई कमी है, हो सकता है कोई कीट हो या फिर किसी बीमारी का प्रकोप हो। तो उसमें आपको जो पौधा है वो पीला नज़र आ सकता है, उसकी जो बढ़वार है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, वो अच्छे से नहीं होती है। और कहीं न कहीं उसमें आपको हो सकता है कुछ छेद या कीड़े का खाया हुआ इस तरीके की भी चीज़ें पत्ती के ऊपर या फिर जो शूट है, जो उसका तना है, उसमें दिखाई दे सकती हैं। ये तो थे जो मैंने कुछ सामान्य आपको लक्षण बताए। अब इसके बाद में अगर हम बात करें जो कि विशिष्ट लक्षण की है क्योंकि हमें सटीक पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। तो हर कीट के कुछ जो है सटीक पहचान के लिए विशिष्ट लक्षण होते हैं, जिसे हम स्पेसिफिक सिम्पटम्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तना छेदक की। तो तना छेदक जैसा नाम ही बता रहा है स्टेम बोरर, तो जो पौधे का स्टेम का पोर्शन है, जो तने का पोर्शन है, उसमें जो आपका सेंट्रल शूट सिस्टम है, ये जो कीट है, ये वहाँ आक्रमण करता है और उसके अंदर घुस के, छेद करके उसके अंदर घुस के और अपना फीडिंग जो है वो करता है। तो इसमें क्या है आपका सेंट्रल शूट जो है, जो तना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो इसको हम अगर अपने से तुलना करें, तो जैसे हिन इंसानों में हृदय होता है, जो दिल होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर वो दिल बंद हो जाता है तो इंसान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी तरीके से जो अगर हमारा सेंट्रल शूट सिस्टम खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है या कीट उसपे नुकसान करके उसे खत्म कर देते हैं, तो आपका पौधा जो है वो सूखना शुरू कर देता है। और बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब ये है कि अगर उसे पूरी तरीके से छेद करा है।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सेंट्रल शूट आपको बाहर से ही सूखी हुई दिखाई देगी अगर आप खेत के पास में जाएँगे, और अगर आप उसे हल्का-सा भी खींचेंगे तो वो पूरी तरीके से बाहर निकल के आ जाती है। तो उसमें आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा खींचते ही बाहर आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं डेड हार्ट। तो ये एक बहुत ही सटीक आपका सिम्पटम है जो कि स्टेम बोरर की वजह से होता है। तो ये आपका वेजिटेटिव फेज़ में जो प्रारंभिक अवस्था है पौधे की, उस समय पे इस तरह का आपको दिखाई देगा लक्षण। आगे चल के जब ये रिप्रोडक्टिव फेज़ में पहुँचता है पौधा, तो उसमें क्या है कि इस तरीके के जो पौधे हैं, उनमें ग्रेन फ़ॉर्मेशन, जो बाली निकलती है मगर उसके अंदर दाना नहीं बनता। तो क्या होता है कि बिल्कुल सफ़ेद कलर की आपको बाली दिखाई देगी, जिसे हम व्हाइट ईयर भी बोलते हैं, बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देती है। तो ये भी जो लक्षण है वो स्टेम बोरर का या तना छेदक का ही है। मगर ये जो आपको लक्षण दिखेगा ये बाद में आने वाले समय में दिखेगा, जैसे रिप्रोडक्टिव स्टेज में मैंने बताया। मगर अटैक जो है, जो उसका प्रकोप है, वो पहले से हो चुका है। बाद में जाके लक्षण हमें ये दिखता है जब वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में आता है। दूसरी बात जो हम कर रहे थे, वो हम कर रहे थे हमारे पत्ता लपेट कीट की। तो पत्ता लपेट में जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि उसको उसकी जो कीड़ा है, वो पत्ती की सतह पर आकर और दोनों सिरे से उसे मोड़ देता है और मोड़ने के बाद अंदर बैठ के खाना शुरू करता है। तो ये जो है आपका क्लोरोफिल जो होता है पौधों में, जिसकी वजह से पौधे हरे होते हैं, और फोटोसिंथेसिस जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसको भी करते हैं। इसी की वजह से बाद में आपका दाना बनता है और सारे जो प्रोसेस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो होते हैं पौधे में। तो उसको ये खुरच के खाना प्रारंभ कर देता है। तो इसके लक्षण आपको कैसे दिखेंगे कि खेत में आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रकोप है तो बहुत आसानी से आपको मुड़ी हुई पत्तियाँ दिखेंगी। साथ ही साथ उसमें धारी सफ़ेद कलर की, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि खुरच के खाता है क्लोरोफिल, तो वो भी आपको दिखेगा। तो ये जो है आपके कुछ लक्षण हैं जो कि तना छेदक और पत्ती लपेट के। जी, तो मैं ये समझ पाया हूँ कि ये जो तना छेदक है, जिसको हम जैसे डेड हार्ट भी बोलते हैं, कि उसका जो ज़मीन जो सतह से निकला हुआ पोर्शन है पौधे का, वहाँ पे अटैक कर देता है। क्या मैं ये सही समझा हूँ निधि जी? हाँ जी, जो सेंट्रल शूट है वहाँ पर, बिल्कुल। हाँ, तो सेंट्रल शूट का मतलब ये हो गया कि उसका जो भूमि से जुड़ा हुआ पार्ट है, उसी को वो खत्म कर देता है। तो इसीलिए पौधा जो है मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है पौधे की। और अगर हम बात करते हैं पत्ती लपेट की, वो ये समझा है कि पत्ती को वो ऊपर से लेके नीचे तक मोड़ देता है। जैसे कि हम बात करेंगे कमान, जैसे तीर कमान की बात करते हैं, तो उस तरह से वो पत्ती को जोड़ देता है, कमान की तरह पत्ती को जोड़ देता है, और वो कमान के अंदर बैठ के अपना भोजन करना शुरू करता है, और जी। जिससे कि पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। और क्लोरोफिल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसके लिए, भोजन के लिए, सूरज की रोशनी को भोजन में बदलाव के लिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाने वाले कीट हैं। तो अब ये तो हमको समझ आया। लेकिन अब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम रहती हैं खेतों में, और साथ ही साथ इनका प्रबंधन भी ज़रूरी है। तो इनका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हमको आप जानकारी दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो प्रबंधन तो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कीट तो आते ही हैं जब वातावरण अनुकूल, जैसे पहले भी मैंने बताया, तो कीट आएँगे। और हमें ये भी पता है कि कुछ क्षेत्र जो हैं, कुछ कीटों के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मतलब उस क्षेत्र में उन कीड़ों का प्रकोप या अटैक ज़्यादा होता है। तो अभी जब हम मैनेजमेंट की या प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, तो ज़्यादातर देखा गया है कि हम काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं रसायनों के ऊपर, कि अगर कोई कीट आया तो हम स्प्रे के बारे में बात करते हैं कि क्या दवाई का छिड़काव करें। वो भी अपनी जगह सही है कि एक समय पे आके आपको कीट के कंट्रोल के लिए, प्रबंधन के लिए रसायनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर अगर हम शुरुआत से ध्यान दें, और जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे, आपने भी जैसा बताया कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मतलब एकीकृत कीट प्रबंधन। तो यदि उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए अपना जो है पूर्व नियोजन के समय से छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए, और जो आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, इसके अलग-अलग बिंदु होते हैं या चरण आप कह सकते हैं, जिसमें कि सिर्फ़ हम रसायनों पे निर्भर नहीं होते हैं। हम साथ में कल्चरल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल इस तरीके के भी जो हैं जो विधि हैं, उनका प्रयोग करते हैं, ताकि शुरुआत से अगर कीट आए भी तो वो उसकी सीवियरिटी या तीव्रता कम हो,
और आने के बाद में जब हम रसायनों का इस्तेमाल करें, तो क्योंकि हम सही अवस्था में रसायनों का प्रयोग करेंगे, तो रसायनों का भी जो रिज़ल्ट आएगा, वो काफ़ी अच्छा आएगा और आप काफ़ी हद तक अपने कीटों को, अपनी फसल को कीटों से बचा पाएँगे। जी। तो इसमें जो प्रबंधन है ये कैसे करें? अभी मान लीजिए आपने अलग-अलग इनका चरण बताया कि कल्चरल मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड है और केमिकल मेथड है। तो इनका अलग-अलग परिस्थितियों में अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अटैक है दोनों कीटों का, तो उस समय में तो मुझे समझ है कि मैं समझता हूँ कि केमिकल जो कंट्रोल है वो ही ज़्यादा उस समय हमको सफलता दे सकता है। लेकिन जी। अगर हम बात करें कि अगर इन कीटों का प्रकोप कम है, उस समय में क्या केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल कंट्रोल ज़रूरी है या कोई और विधि से इनको कंट्रोल किया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये और मुझे लगता है जितने भी हमारे साथ में दर्शक जुड़े हैं या किसान जुड़े हैं, ये काफ़ी अच्छा उनको ये जानकारी लगेगी जो अब हम देने जा रहे हैं। तो जैसा कि रसायन के ऊपर हम काफ़ी निर्भर हैं, सही बात है, मगर जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इंटीग्रेटेड या एकीकृत प्रबंधन में हम और भी चीज़ों को रखते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जैसे शुरुआत अगर करें, तो सबसे पहले हम कल्चरल से शुरुआत करेंगे। कल्चरल में आपका इस तरीके की विधि है, जो कि हम जैसे हम शुरुआत से जब हम अपनी फसल लगाते हैं, हम रोपाई करते हैं या हम अपने फसल को लगाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटरकल्चरल वीड मैनेजमेंट हो गया, कब लगाना है, कौन-सी वैरायटी है, कहाँ लगाना है, जो सॉइल है उसकी या भूमि हम जैसे बात करते हैं, उसे तैयार कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये कल्चरल के अंदर आ गई। तो अगर हमें अब जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी अगर कीट या बीमारी होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी क्षेत्र में उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो यदि हमें पता है पहले से कि हमारे खेत में साल दर साल से स्टेम बोरर या लीफ फोल्डर उसका बहुत ज़्यादा अटैक रहा है, तो हमें सबसे पहले ये करना है कि जो हम वैरायटी चुन रहे हैं, वो रेज़िस्टेंट वैरायटी या प्रतिरोधक वैरायटी होनी चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर भूमि जब हम तैयार करते हैं, तो कई बार अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम अपनी भूमि की तैयारी में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। मगर ये जो है आपका सिर्फ़ प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि आपका जो आने वाले समय में कीट या बीमारियाँ आ सकती हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है कि हम अपनी भूमि का अच्छे से जो है उसकी तैयारी अच्छे से करें। तो जैसे कि अगर हम अच्छे से प्लॉइंग करेंगे तैयार अच्छे से करेंगे भूमि को, तो क्या है कि जो कीट हैं, उनके प्यूपा या कुछ ऐसी अवस्थाएँ होती हैं, जो मृदा में होती हैं, तो उनको हम नष्ट कर सकते हैं। तो आने वाले समय में क्या है कि उन कीटों का या बीमारी का जो प्रकोप है, वो कम होगा और आपको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, जितना कि अगर हम नहीं इस तरह का प्रयोग करते। अब हम बात करते हैं कि वैरायटी जैसे हमने बात की थी, तो अवधि की भी बात होती है कि हम जब बुआई या ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, तो हमें समय रहते जो उस वैरायटी के लिए निर्धारित समय है, उसी के अनुसार हमको कर लेनी है। क्योंकि अगर आगे-पीछे करते हैं, तो उससे भी काफ़ी असर पड़ता है कि आपके फसल में कीटों का या बीमारी का आने की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही आपका एक जैसे हम रोपाई की जब मैं बात कर रही थी, तो क्या होता है कि अंडे जो होते हैं, जो आपके जैसे स्टेम बोरर है या लीफ फोल्डर है, तो उसकी जो एडल्ट है, वो एग लेइंग करती है या अंडे देती है, तो पत्तों पे अंडे देती है। और इसमें आपका जो अंडे होते हैं, वो पत्ती की नोक के ऊपर होते हैं, जिसे हम टिप बोलते हैं। तो नर्सरी ये क्योंकि कीट जो है आपका नर्सरी की अवस्था में भी आ सकता है और मेन फील्ड में या आपकी जो प्रमुख फसल है उसमें तो आएगा ही आएगा। तो उस कंडीशन में जब हम रोपाई कर रहे हैं तो उस समय पे अगर हम टिप या जो उसकी नोक है उसको काट के रोपाई करें, थोड़ा-सा ऊपर से हम काट के रोपाई करें, तो हमें काफ़ी हद तक हम इस कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसमें कोई एग मास होगा भी, तो वो हमारी मेन क्रॉप में ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि हम वहीं पे उसको नष्ट कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने बात की कल्चरल की। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल या फिर जैविक जो हम जैसे बात कर रहे थे नियंत्रण की। तो इसमें क्या है कि जैविक में क्या है कि हम कोई बायोलॉजिकल या जैविक ही चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जो खुद जीवाणु है, लिविंग ऑर्गेनिज़्म है। तो ऐसे में क्या है कि प्रकृति ने हर चीज़ को बैलेंस में बनाया है। तो अगर हमारे फसल पे कीट लगते हैं,
तो प्रकृति ने इसकी भी व्यवस्था की है कि उनको नियंत्रित करने के लिए भी कुछ ऐसे कीट या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि प्रकृति में या हमारे एनवायरनमेंट में, क्रॉप इकोसिस्टम में होते हैं और वो अच्छे से उसको नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। मगर जैसा कि आजकल हम बहुत ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो वो जो है उनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाती है। तो अगर बायोलॉजिकल की मैं बात करूँ तो जैसे ट्राइकोग्रामा जिपोनिकम और ट्राइकोग्रामा चिलोनिस ये एग पैरासिटॉइड मतलब कि आपका जो कीट है उसकी अंडे की अवस्था में उसको खत्म कर देता है। तो इसको आप 1 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको निकटतम जो केवीके है या इस तरह की संस्थाएँ हैं जो कृषि में काम कर रही हैं, वहाँ से मिल सकता है। इसके अलावा कुछ ट्रैप्स की भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि फसल में नियंत्रण के लिए ये ज़रूरी है जानना कि अभी की कंडीशन क्या है? मतलब अगर आपका जो कीट है वो आया है तो उसकी तीव्रता कितनी है या कितनी इंटेंसिटी के साथ आया है, तो उसके लिए हमें निगरानी करने की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम खेत में हैं तो हम उसमें हमें इतना नहीं दिख पाएगा कि कितना प्रतिशत कीट आया है या क्या है। तो हम उसके लिए ट्रैप्स लगाते हैं, जैसे फेरोमोन ट्रैप होते हैं, तो उसमें आपका जो कीट है, उसका एडल्ट जो है, जो तितली आपको उड़ती हुई दिखाई देती है, अगर वो ट्रैप हो रही है, तो ये हम चीज़ें कर सकते हैं, जिससे हम निगरानी करके और समय रहते जो है, अगर रसायनों का भी प्रयोग करना है, तो वो कर पाएँ। आखिर में हम बात करेंगे रासायनिक या केमिकल कंट्रोल की। तो क्या इस्तेमाल करना है, ये तो बहुत ज़रूरी होता ही है, मगर कब इस्तेमाल करना है, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगी ईटीएल मतलब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल के बारे में। तो ये क्या है? सुनने में बड़ा लगता है कि पता नहीं क्या है ये, मगर ये सिर्फ़ कीट की वो संख्या है, पॉपुलेशन हम जिसे बोलते हैं, कि जिस समय पे हमको केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो होता क्या है कि अगर ईटीएल से पहले हम केमिकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि प्रकृति ने इंतज़ाम किया है कि अगर कोई कीट है, तो उसको कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें या इस तरह का होगा आपका जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो उसको कंट्रोल करेगा। तो साथ ही साथ आप ईटीएल अगर ईटीएल पे पहुँच गई है संख्या, तो आपको जो है इस्तेमाल करना है केमिकल और अगर ईटीएल से भी ऊपर चली गई है संख्या, तो उस स्थिति में अगर आप इस्तेमाल करते भी हैं केमिकल, तो क्या है कि नुकसान इतना हो चुका है कि फिर भी हमें उतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो अब मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि अगर केमिकल या रसायन का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं, तो क्या रसायन का इस्तेमाल करना है? किस रसायन का इस्तेमाल करना है? तो अगर स्टेम बोरर की बात करूँ मैं, तो शुरुआत में जैसे 15 से 25 दिन के आसपास फिप्रोनिल 0.3% जीआर आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे 18 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 35 से 45 दिन तक करना चाहते हैं, तो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4% जीआर उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी आप 18 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये वैसे तो फ़ोल्डर जो हम बात कर रहे थे पत्ती लपेट, उसको भी कंट्रोल करता है। मगर अगर किसी कारणवश आपको लगता है कि फसल पे इतना ज़्यादा अटैक है और आपको कोई केमिकल या रसायन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, मतलब ईटीएल से ऊपर पहुँच गया है, तो आप कुछ रसायन मैं जैसे बताऊँ अगर, तो क्लोरेंट्रिनिलीप्रोल 18.5% आता है आपका फ़ॉर्मूलेशन, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं 150 एमएल प्रति हेक्टेयर की दर से। तो ये कुछ और ये अगर आप क्लोरेंट्रिनिलीप्रोल जो है वो बाद की अवस्था में अगर स्टेम बोरर भी आता है, तो उसके नियंत्रण में भी आपको काफ़ी मदद करता है। जी। तो इसमें आई थिंक एक लैम्ब्डा करके भी आता है जो साई क्या बोलते हैं उसको लैम्ब्डा? हाँ जी, लैम्ब्डा साइहैलोथ्रिन का भी 4.9% सीएस फ़ॉर्मूलेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 250 एमएल प्रति हेक्टेयर की दर से। जी। तो ये तो बात हमने करी कि अभी जो वर्तमान में जो कीट हैं, वो अभी फसलों पे एक्टिव हैं या इस समय वो नुकसान पहुँचा रहे हैं फसलों को। अब जैसे अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग समय की क्रॉप है, तो क्या ऐसा भी है कि कोई इनके अलावा कोई और कीट भी भविष्य में आ सकते हैं जो कि फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं? जी बिल्कुल, तो जैसा कि हमें पता ही है कि किसी न किसी अवस्था में कोई न कोई कीट या बीमारी आती है
और अभी की जैसे हम बात क्योंकि कीटों के ऊपर केंद्रित है, तो बीमारियों को हमने ज़्यादा नहीं चर्चा करी है, मगर इस समय पे अगर हम आने वाले समय में देखें तो एक और कीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि काफ़ी नुकसान करता है, वो है आपका भूरा फुदका या ब्राउन प्लांट हॉपर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस कीट की वजह से काफ़ी नुकसान होता है और कई बार अगर इसकी जो पॉपुलेशन है या संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो ये रातों-रात आपका खेत जो है वो खत्म कर सकता है। जी, तो क्या इसके लक्षण ऐसा भी होते हैं कि झुलसा जैसे दिखते हैं पूरा जो अपना खेत है या कोई और लक्षण रहते हैं इसके? जी, आपने सही बताया मतलब जला हुआ अपीयरेंस हम जिसे बोलते हैं, जैसे जल गया हो खेत बिल्कुल उसी तरीके का दिखाई देता है। मगर ये तब होता है अगर बहुत ज़्यादा तीव्रता रहे पेस्ट की या इंटेंसिटी, सिवियरिटी की हम बात करें, तो वो उस स्थिति में ऐसा आपको दिखाई देगा। अगर हम प्रारंभिक अवस्था की बात करें, जैसे कि हम शुरू में ही बोल रहे हैं कि अगर हम प्रारंभिक अवस्था में या ईटीएल अगर मैं बात करूँ, तो इसकी होती है कि अगर एक हिल हम बात करते हैं, तो 10 से 15 अगर उसके ऊपर बीपीएच है, तब समय है कि हमें कोई ना कोई स्प्रे करना चाहिए। तो क्योंकि ये बहुत छोटे कीट हैं, रस चूसते हैं और आपका जो जैसे पौधा होता है, तो जहाँ क्योंकि पानी हमेशा भरा रहता है, जैसे ज़्यादातर धान के खेत में पानी भरा रहता है, तो जहाँ पे पानी खत्म हो रहा है और जहाँ से तना आपको दिखना शुरू हो रहा है, वो जगह है जहाँ पर आपको ये एकत्रित दिखेंगे। और ये ब एक साथ बहुत सा मतलब बहुत सारे कीट एक साथ ही इकट्ठे होकर आक्रमण करते हैं या बहुत एक साथ मिलेंगे आपको। और ये पूरा रस चूसते हैं पौधे का। तो प्रारंभिक अवस्था में आपको जो लक्षण दिखाई देंगे वो इस तरह के होंगे कि पीलापन आने लगेगा पौधे के ऊपर और आपको पौधा जो है उसकी बढ़वार नहीं हो पाएगी और आगे-आगे जैसा कि आपने बताया बिल्कुल सही कि हॉपर बर्न उसको बोलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे खेत पूरा जल गया होगा। तो ये तो इसके लक्षण थे। अगर हम बात करते हैं कि हम इसका नियंत्रण कैसे करते हैं, तो नहीं, उसमें उसके लिए यहाँ उसके पहले मैं आपको थोड़ा-सा ये पूछना चाहूँगा कि हाँ जैसे जी। आपने बोला कि ये रस चूसते हैं, तो रस चूसने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, तो जी, बिल्कुल। वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो बहुत ज़्यादा जो हमारी फसल है वो सक्युलेंट हो जाती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन पार्ट बढ़ जाता है और ग्रीन पार्ट बढ़ने से उसमें काफ़ी अच्छा रस बनता है क्रॉप में, फसलों में, पत्तियों में और वो जो हरा रंग, गहरा हरा रंग बनता है, उससे अपने को ये लगता है कि हमारी फसल बहुत अच्छी है। बट साथ ही जी। साथ मैं ये अभी उस चीज़ को इस तरह से समझ पा रहा हूँ कि वो जो हरा रंग है, इन कीटों के लिए भी बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और उस हिसाब से वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो जी। ये जो हरा रंग है, मेरे को ये लगता है कि जो हरा रंग आता है, ये हम जब नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र या यूरिया की हम बात करें, जो नाइट्रोजन जो ज़्यादा अच्छा देते हैं, जो कि वेजिटेटिव ग्रोथ इसकी बढ़ाते हैं। उस वजह से क्रॉप को सक्युलेंट बना देता है। क्या ये मैं जो बता पा रहा हूँ, जो आपसे अभी शेयर किया पॉइंट, क्या ये सही है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र डालने से क्रॉप बहुत ज़्यादा सक्युलेंट हो जाती है और ये एक इनडायरेक्ट वे बनता है बीपीएच को आने का क्रॉप? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना है कि अगर हम ज़्यादा यूरिया का या नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से जो है पौधा बहुत सक्युलेंट हो जाता है। और आपका ये है कि इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा रिकमेंडेशन होता है या जो एक निर्धारित मात्रा है, उसमें यदि हम अपना फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तो सही है। मगर जब हम बहुत ज़्यादा उसको जैसा आपने बताया कि हरा करने के लिए हम बहुत अधिक मात्रा में यूरिया का या खाद का प्रयोग करते हैं, तो उसकी वजह से ये समस्या आती है। तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि शुरुआती अवस्था में हमारे जो खेत हैं, उसमें ये कीट नहीं है। मगर हमारे आस-पड़ोस के जो खेत हैं, उसमें कीट आ चुका है और हमारा पौधा बहुत ज़्यादा हरा-भरा दिखाई दे रहा है, सक्युलेंट बहुत ज़्यादा है। तो उसमें ये बहुत आकर्षित करेगा और आस-पास के खेतों से भी जो कीट हैं, वो आपके खेत में आ सकते हैं। और दूसरा सिर्फ़ कीट ही नहीं, आपका जो लॉजेन की समस्या आती है कि जब अगर बहुत ज़्यादा सक्युलेंट हो जाता है और स्ट्रेंथ नहीं होती पौधे में, तो और अगर उसके साथ में कीट भी लग गए जो उसका रस चूस रहे हैं, तो हल्की-सी भी हवा चलेगी, मौसम खराब होगा या कुछ भी इस तरह का होता है, तो आपका पौधा जो है वो गिर जाता है, जिसको हम लॉजिंग बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी हमें काफ़ी जो है नुकसान होता है। जी, जी।
तो ये बिल्कुल सही बताया आपने। अभी थोड़ा-सा इसको अभी जैसे अटैक हो गया इसका, इसने क्रॉप को नुकसान करना शुरू किया। तो क्या इसमें भी एकीकृत प्रबंधन कर सकते हैं या जब इसका अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पे अपने इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नहीं है, तो उस समय कौन-सा केमिकल उपयोग में लाना चाहिए जिससे कि किसान भाई इसका जो आक्रमण है उसको रोक सकें, इसको रोकथाम कर सकें? जी, तो ये इसमें भी जैसे कि हमने अभी तक एकीकृत प्रबंधन पे बात की है, तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट यहाँ पर भी पॉसिबल है और अच्छे नतीजे भी हमें उसी से मिलेंगे क्योंकि अगर मैं बात करूँ जहाँ पर बीपीएच बहुत ज़्यादा आता है, तो ये सब किसान जानते हैं कि अगर सिर्फ़ केमिकल का भी वो प्रयोग करते हैं या रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। तो शुरुआती जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर हमने जैसे स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर के बारे में हमने बात की थी कि शुरुआत में अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में इस कीट का ज़्यादा प्रकोप है, तो आप रेज़िस्टेंट वैराइटीज़ का प्रयोग करें और इसके लिए आप किसी भी अधिकतम केवीके में जा सकते हैं, किसी भी कृषि विशेषज्ञ की सहायता से आपके क्षेत्र के अनुकूल जो वैराइटी हो, उसका चयन करें। उसके अलावा जैसा कि आपने अभी बताया था नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का जो यूज़ होता है या यूरिया हम जैसे बोलते हैं बहुत अधिक मात्रा में हम डाल देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। बहुत ही रेगुलेटेड या हम मैं बोलूँ तो जितना निर्धारित है और आज के समय में तो वैसे भी हम जो हम फर्टिलाइज़र रिकमेंड करते हैं, जो किसानों को डालना चाहिए, सबसे पहले अपनी मृदा की जाँच करा के और उसके हिसाब से जो जितना जो रिक्वायरमेंट है मतलब जितना ज़रूरी है, उतना ही डालना चाहिए और उसको भी हम समय-समय पे भाग दे के डालते हैं, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो। तो हमें अधिक मात्रा में यूरिया का या नाइट्रोजनस या कोई भी आजकल बहुत सारे टॉनिक या इस तरीके की चीज़ें भी आती हैं, तो उनका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना है, जिसकी वज़ह से ऐसा हो सकता है कि सक्युलेंसी बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में जो है, जो आपका कीट है, उसका प्रकोप हो सकता है। इसके अलावा जैसे हम रोपाई की हम बात कर रहे थे, तो जैसे हमने स्टेम बोरर में अभी हमने चर्चा की कि आप ऊपर की पत्तियों को काट के लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर रोपाई करते वक़्त 8 से 9 रो के बाद 1 रो छोड़ देते हैं, तो वो भी अगर बाद में बीपीएच का प्रकोप होता है, तो उसमें आपको जो है काफ़ी मतलब कंट्रोल मिल सकता है। क्योंकि ये आपका पूरा गोलाकार करके मतलब जो कीट है और फिर रस चूसता है और बर्न जो होते हैं सर्कुलर पैटर्न में होते हैं, तो इस तरीके के पैटर्न बनाता रहता है खेत में। तो बीच में अगर हम रोक अ, अ, छो खाड़ी ही छोड़ देते हैं, तो उसको गैप मिलता है, तो ये आपका काफ़ी मतलब कुछ हद तक ये मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ये तो था कि कल्चरल हम कैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगर हम बात करें रसायनों की जैसे आप पूछ रहे थे, तो बिल्कुल रसायन बहुत सारे इसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं कुछ की बात करूँ तो जैसे डायनेटोफेरॉन एक रसायन आता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 150 एमएल प्रति हेक्टेयर की दर से। ओके। इसका समय कब होना चाहिए? ये जो हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं, तो केमिकल्स जो हम रसायन का उपयोग करते हैं, तो ये रसायनों को किस समय में उपयोग में लाना चाहिए? शाम को, सुबह और कैसे छिड़काव करना चाहिए? इसके बारे में भी थोड़ी हमको जानकारी जी, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ करते हैं और पूरा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में भी हम शुरुआत से लेके आखिर तक हर जो विधि है उसका इस्तेमाल करते हैं और बाद में अगर हम केमिकल डालते हैं तो कई बार हमें सुनने को मिलता है कि रिज़ल्ट नहीं आया। तो देखिए अगर के रिज़ल्ट और केमिकल में 2-4 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि आपका जैसे डोज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। कौन से कीट के लिए क्या डाल रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में सब उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं कहूँगी ये है जो अभी आपने प्रश्न किया कि इसका इस्तेमाल कब करना है। तो ये हम मान के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा जब धूप होती है, उस समय पे मतलब दिन के समय पे हमें कोई भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। उसका जो रीज़न है वो ये होता है कि क्योंकि केमिकल है, जो रसायन है वो केमिकल है, केमिस्ट्री से जुड़ी चीज़ है तो जिस जो हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन होता है। तो अगर जैसे सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, तो आपका जो केमिकल है उसकी जो एफिकेसी है या काम करने की जो क्षमता है, वो कम हो सकती है। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि शाम के समय पे हम स्प्रे करें जब ज़्यादा धूप ना हो।
इसके साथ में आपको हवा का भी बहुत ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा तीव्र हवा चल रही हो, उस समय में भी हमें कोई स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ड्रिफ्ट का बहुत खतरा होता है और उसकी वज़ह से आपके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जी। और एक बात आपने बीच में बताई थी कि एग मास, ये एग मास क्या मतलब सब्जेक्ट क्या रहता है? ये क्या विषय है एग मास? जी। तो जैसे अब अगर मैं कीटों की बात करूँ तो अलग-अलग जो कीट होते हैं, उनकी अलग-अलग अवस्था होती है या स्टेजेज़ हम कहते हैं लाइफ़ साइकिल की। जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं तो बच्चा होता है, फिर जो है टीनेजर हुआ, फिर एडल्ट बना, तो इस तरीके की अवस्था होती है, लाइफ़ साइकिल होती है पूरी। तो जैसे अभी अगर मैं स्टेम बोरर की जैसे हमने बात की, लीफ फ़ोल्डर की बात करी, तो क्योंकि ये हमारे लेपिडोप्टेरन पेस्ट मतलब जो तितली की उस आप कह सकते हैं श्रेणी में आते हैं, उनमें 4 तरीके की स्टेज होती हैं, जैसे एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। तो जो एडल्ट होता है वो अंडे देता है। अंडे जो है वो आपके एक साथ बहुत सारे अंडे देता है। अगर मैं स्टेम बोरर की बात करूँ तो। तो ऐसा नहीं है कि उसने 1 अंडा दिया पत्ती पे अलग-अलग जगह पे, वो ऐसा नहीं करता। वो पत्ती की नोक पे बैठ के और बहुत सारे अंडे इकट्ठे देके और उसके बाद उसको कवर कर देता है। एक भूरा कलर के मांस से। तो ये जो आपका भूरा आपको दिखता है ऊपर से कि पूरा भूरा-भूरा जो कलर है और अंदर अंडे होते हैं, तो इसको हम एग मास बोलते हैं। जी। तो मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो तब तक मैं आपको यही बता देती हूँ एग मास का जैसे मैं बता रही थी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जो कीट है वो मास में या एक साथ ही अंडा दे, तो सबके अपने अलग-अलग तरीके होते हैं। तो जैसे कि अगर हम हेलिकोवर्पा की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में जो वो वाला कीट है, वो एक साथ में नहीं देता है, अलग-अलग देता है। तो ये कुछ तरीके हैं अपना अलग-अलग जो कीट अपने हिसाब से जो है देते हैं, तो ये स्टेम बोरर में आपका एग मास होता है। उसको हम जो कल्चरल में हमने जैसे बात की थी क्योंकि एक एग मास की मैं अगर बात करूँ तो उसमें लगभग-लगभग आपके 80 से लेके और 150 अंडे होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो है इसमें से अगर लार्वा निकलेंगे, तो कितने सारे मतलब उतने ही लार्वा हो जाएँगे और एक एग मास नहीं होता आपकी फसल के ऊपर, वो बहुत सारे एग मास होते हैं। तो उन्हीं एग मासों से अगर हम देखें तो कितने सारा जो लार्वा हैं वो निकल सकते हैं, ये देखने वाली बात है और उतने ही अगर लार्वा रहेंगे, अगर हम उन्हें सही समय पर नष्ट नहीं करते हैं, तो जो है आने वाले समय में काफ़ी दिक्कत हो सकती है और वो सारे जो हैं पॉपुलेशन संख्या बढ़ती चली जाएगी और जो हमारी फसल है, उसके ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जी। तो निधि जी ये जो आपने जानकारी दी ये बहुत अच्छी थी और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो किसान भाई इन सब जानकारियों से अच्छे से अपना डिसीजन ले पाएँगे और जानकारी के अभाव में मैं समझता हूँ कि बहुत बार हम गलत तरीके से प्रबंधन करते हैं और अभी जो जानकारी हमने दी है मैं ये समझता हूँ कि किसान भाई अच्छे से इस जानकारी का लाभ उठाएँगे और अपने खेतों का अच्छे से प्रबंधन कर पाएँगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। और हमारे साथ आगे जुड़ने के लिए आप हमारे कृषि ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और हमारे कृषि के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हम समय-समय पे कृषि से जुड़ी अलग-अलग जानकारियाँ इस कृषि जो फेसबुक का वेबिनार पेज है, वहाँ से हम प्रोवाइड करते रहेंगे और आशा करता हूँ कि जो भी हम जानकारी आने वाले समय में आप सबको देंगे, आप उसका उचित लाभ उठाएँगे। धन्यवाद। जी। धन्यवाद निधि।